हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था oogenesis, ठीक है। और oogenesis से ही हम क्या कवर करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर करेंगे, ठीक है। तो oogenesis की जो प्रोसेस है वो हमने बताई थी कि प्यूबर्टी में ही मतलब उसमें एम्ब्रियो वाले फेज में ही स्टार्ट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये प्यूबर्टी पर आती है, ठीक है। जब प्यूबर्टी होती है ना, मतलब 13 से 14 15 ये वेरी कर सकती है। तो अगर हम देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बच्चों को समझने में ये प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्योंकि हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर ये ग्राफ का लेवल कहीं ऊपर हो रहा है कहीं नीचे हो रहा है, तो ये भी समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, तो हम बहुत आराम से सारे ग्राफ सारी लाइंस देखेंगे कि कौन सा जो ग्राफ है कौन से हार्मोन की वजह से ऊपर जा रहा है, कौन से हार्मोन की वजह से नीचे आ रहा है, या किससे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया मैंने यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें 4 चीजें देखेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। 4 चीजें कौन कौन सी है, तो देखो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे 2 हार्मोन दे रखे हैं। एक तो ये वाला हार्मोन, ये किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी का। तो पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो एफएसएच और एक रिलीज होता है एलएच। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच 2 हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं। तो हमने देखा एफएसएच भी देखा और एलएच भी देखा। तो देखो जो एफएसएच की लाइन है वो रेड कलर की दिखा रखी है, एफएसएच की लाइन है जो वो रेड कलर की दिखा रखी है। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके देखो नाम में ही फॉलिकल आ रहा है, तो ये किस पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है जाके फॉलिकल पे, ठीक है। तो ये किस पे वर्क करेगा, फॉलिकल पे वर्क करेगा। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, तो रिलीज होके किस पे वर्क करेगा, फॉलिकल पे। जो ये फॉलिकल बन रहे हैं जो हमने oogenesis में देखे थे, ठीक है। अब जो ये फॉलिकल बन रहे हैं, ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करके ग्राफिन फॉलिकल बन जाता था, हमने देखा था वहां पे oogenesis की प्रोसेस में। तो देखो जैसे जैसे एफएसएच हार्मोन रिलीज होता जा रहा है, जैसे जैसे एफएसएच हार्मोन रिलीज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या बढ़ते जा रहे हैं, हमारे फॉलिकल बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि एफएसएच हार्मोन किस पे वर्क करेगा, फॉलिकल पे, क्योंकि उसका नाम ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो ये कौन सा इवेंट है, ये ओवेरी के इवेंट है। ओवेरी के अंदर ही तो कहानी होती है फॉलिकल की, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन जो एफएसएच है वो किस पे, ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल है उन पर वर्क करेगा, और फॉलिकल स्टिमुलेट है के प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल ऐसे बन जाएगा। तो हम देखते हैं प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि फॉलिकल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो तुम यहां देख रहे हो लगातार फॉलिकल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, फॉलिकल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। फॉलिकल क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स, बताया था मैंने, ग्रेनुलोसा सेल्स ही क्या है हमारी फॉलिकल। अभी जो ग्रेनुलोसा सेल्स लगातार बढ़ रही है, तो ग्रेनुलोसा सेल, जो ये ग्रेनुलोसा सेल है ना, ये क्या रिलीज करती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन तो हमने देखा नहीं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ के हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों किसके हार्मोन है, तो ये दोनों हैं हमारे ओवेरी के हार्मोन, ठीक है। 2 तरह के हार्मोन देखे हमने, एक तो पिट्यूटरी के और एक ओवेरी के। पिट्यूटरी के कौन से, एफएसएच और एलएच, और ओवेरी के कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सबसे पहले कौन रिलीज हुआ, एफएसएच। पिट्यूटरी से रिलीज हुआ एफएसएच। एफएसएच ने किस पे वर्क करा, फॉलिकल पे, फॉलिकल के नंबर बढ़वाए उसने। तो फॉलिकल के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी सेल बढ़ रही है, और जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है ना, तो सेल क्या रिलीज कराती है, सेल क्या रिलीज करती है, ओवेरी से एस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखो ये एस्ट्रोजन हार्मोन लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जब ये बहुत ज्यादा फॉलिकल हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल वाली स्टेज आती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा फॉलिकल होते हैं, तो उसकी वजह से ना एस्ट्रोजन का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने से एलएच हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो देखो एलएच ऐसे चल रहा है, लगातार नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, ऐसे ही एकदम से एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है।
एस्ट्रोजन का लेवल किसकी वजह से बढ़ रहा है? फॉलिकल की जो सेल है इनकी वजह से, ठीक है। तो देखो जब ग्राफिन फॉलिकल था, ग्राफिन फॉलिकल में बहुत ज्यादा सेल थी, तो बहुत ज्यादा सेल थी तो इसका मतलब FSH हार्मोन भी बढ़ा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा सेल है, भाई बहुत ज्यादा FSH है, FSH की वजह से बहुत ज्यादा सेल बनी, FSH की वजह से बहुत ज्यादा सेल बनी, और इन बहुत ज्यादा सेल से क्या रिलीज हुआ? एस्ट्रोजन से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ। अब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ, बहुत ज्यादा एकदम से रिलीज हुआ, तो उसी टाइम उसने LH हार्मोन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज, इस कंडीशन को बोलते हैं LH सर्ज, जो किसकी वजह से होता है? ज्यादा एस्ट्रोजन एकदम से रिलीज हुआ ना, उसकी वजह से LH सर्ज होता है। और LH सर्ज का काम क्या है? तो LH सर्ज ग्राफिन फॉलिकल को एकदम से फाड़ देता है, एकदम से रप्चर कर देता है, और जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। उसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, ठीक है। ये कौन से दिन होता है? तो देखो यहाँ पे दिन दिखा रखे हैं, ये लगभग है ना 14 डेज होता है। लगभग कौन से दिन होता है? ये 14 डेज के आसपास होता है। तो जब 14 डेज चल रहा होता है ना, तब जाके ग्राफिन फॉलिकल फटता है, और ग्राफिन फॉलिकल फटने के बाद क्या बाहर आ जाता है? हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। अब इस oocyte के साथ दो कहानी होगी। अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया, मान लो स्पर्म आ गया, ठीक है, तो स्पर्म आने के बाद अगर इससे मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये डिजेनरेट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। लेकिन जो फॉलिकल है, जो बचा हुआ फॉलिकल है, भाई ये तो सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ गया, अब जो बचा हुआ फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम की एक कहानी है, कॉर्पस ल्यूटियम की ये कहानी है कि कॉर्पस ल्यूटियम जब भी बनता है ना, तो वो सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एक हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अगर एक हार्मोन ज्यादा कर रहा है तो एक हार्मोन और करता है रिलीज, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो याद रखना, कार्पस ल्यूटियम से दोनों हार्मोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। यानी इससे दोनों हार्मोन रिलीज होंगे, हमारे एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी, ठीक है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना, क्या बताओ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल चल रहा था, पहले नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसको क्या दिखा कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम ने क्या ज्यादा रिलीज करा? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो एकदम से क्या हो गया? बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया प्रोजेस्टेरोन का लेवल। लेकिन साथ साथ ही क्या रिलीज कर रहा है? एस्ट्रोजन भी तो रिलीज कर रहा, बड़े ही कम क्वांटिटी में कर रहा हो, तो इसीलिए इसकी वजह से ना थोड़ा सा एस्ट्रोजन का लेवल फिर से बढ़ जाता है। तो यानी अगर हम पूछे ना कौन सा हार्मोन की 2 बार पीक बनती है, 2 बार बढ़ता है, तो कौन सा बढ़ता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एक बार तो यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे किसकी वजह से बना? इन फॉलिकल की वजह से बढ़ा था, क्योंकि फॉलिकल बहुत ज्यादा बन गए थे, ठीक है। और सेकेंड टाइम कार्पस ल्यूटियम की वजह से ही बढ़ गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा ही बना रहेगा ये, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लगातार प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता रहेगा और एंडोमेट्रियम हमारी बनी रहेगी ऐसी की ऐसी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे देखो डिजेनरेट हो रही है, और एंड में क्या बना देती है? तो एंड में बना देती है कार्पस एल्बिकन्स, ठीक है। एंड में क्या बनता है यहाँ पे? कार्पस एल्बिकन्स, ठीक है। अब ये धीरे धीरे डीजेनरेट हो रही है, बताओ अगर ये डीजेनरेट हो रही है तो क्या बताओ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को तो यही सीक्रेट कर रहा था ना, तो उसका लेवल भी क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो देखो उसका लेवल अगर कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक काम हो रहा है, क्या काम है इसका? जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम हो ना, यूट्रस की 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जैसे मान लो ये एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम, तो ये 3 लेयर होती है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बना के रखता है, ठीक है, उससे ये सेफ रहती है उस हार्मोन की वजह से। तो एंडोमेट्रियम हमारी बनी रहती है उसकी वजह से। अगर हम देखें कि ये जो एंडोमेट्रियम हमारी बनी हुई है, ऐसी की ऐसी बनी हुई है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन की। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो धीरे धीरे कम होता जा रहा, क्यों कम होता जा रहा? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट होता जा रहा। कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट क्यों हो रहा? क्योंकि इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो धीरे धीरे डिजेनरेट होता जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के कारण ब्लीडिंग आएगी। तो जो शुरू में 1 से लेके 5 दिन तक के ब्लीडिंग आती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। वो किसकी वजह से आती है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है, और वही एंडोमेट्रियम को बना के रख रहा था। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसकी वजह से रिलीज होता है? कार्पस ल्यूटियम की वजह से, ठीक है। तो ये हमने तीनों चीज पढ़ ली, ये
इसके भी दोनों हार्मोन, इसके भी दोनों हार्मोन पढ़ लिए, ठीक है। और ये भी देख लिया हमने, ये कैसे हुआ, लेकिन हमने फोर्थ वाला नहीं देखा, ये किसके इवेंट है, ये यूट्रस के इवेंट है, ठीक है। ओवेरी के इवेंट देख लिए हमने, अब हम देखेंगे यूट्रस के इवेंट। तो देखो 1 से 5 दिन तक यहाँ पे ब्लड दिखा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 से 5 दिन तक के क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं मेनिस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। फेज आते हैं मेनिस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। यहाँ भी देखो थोड़ी सी ब्लीडिंग दिखा रखी है, मतलब कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होने वाली है, ठीक है। और ये वेरी कर सकती है, ये जो होती है हमारी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है लगभग, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग फीमेल वेरी कर सकती है, और किसकी वजह से वेरी करती है, हार्मोन की वजह से, ठीक है। और मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है ना, अगर ये डिसबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो फेज आता है वो आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज, फॉलिकुलर फेज। तो ये फेज देखेंगे हमें कौन सा है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल बन रहे हैं लगातार, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया हमने, फॉलिकुलर फेज। लेकिन साथ में इसको हम एक नाम और देता है, प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज का मतलब ये 1 से 5 दिन तक के जो एंडोमेट्रियम फटी थी, रप्चर हुई थी, उसके कारण ब्लीडिंग आई थी, तो उसके बाद ये वापस से बननी स्टार्ट हो जाती है, वापस से नॉर्मल बननी स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज तो इसकी वजह से बोला, और प्रोलिफेरेटिव फेज मतलब वापस से बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब कार्पस ल्यूटियम बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है ना, मतलब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल था वो कार्पस ल्यूटियम में बदल गया था, तो इस कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम बनता है ना, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और ल्यूटियल फेज के साथ साथ इसका दूसरा नाम और होता है, कौन सा, सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज क्यों, क्योंकि कौन से हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का, मेनली किसका कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन का, तो इसी वजह से सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाले नाम भी इसके कवर कर लिए, और यहाँ से नेक्स्ट साइकिल जो होती है हमारी स्टार्ट हो जाती है। 2 बार किसकी पीक बनती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की पीक बनती है 2 बार, ठीक है। तो हमने ये क्या देखे इसके, ये इसके हमने फेज भी देख लिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई इसकी, अगर हम देखें लगभग है ना 450 ओवम रिलीज होते हैं पूरे जीवन में या पूरी लाइफ में एक फीमेल के, अप्रोक्स 450 होते हैं। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। फीमेल प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, तो मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। जब अगर इन वाली फीमेल के अंदर ये देखने को मिल रही है, तो बाकी जो जैसे मान लो हिरन, गाय, भैंस, बकरी, इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, तो इनके अंदर देखने को मिलती है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल मौसमी साइकिल होती है, मतलब जो मौसम के अनुसार आती है, ठीक है। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जब पहली बार ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसको बोलते हैं मेनार्के, ठीक है। तो मेनार्के क्या होता है हमारा, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है लगभग 50 साल की एज में, ठीक है, अप्रोक्स 50 की एज में, जब ये क्या नाम हमारी खत्म हो जाती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। फिर एक चीज और देखेंगे, देखो ये वाले जो फेज हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, ये हर फीमेल में वेरी कर सकता है हार्मोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हार्मोन के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा भी आ सकती है ब्लीडिंग, कम भी आ सकती है। ये वाला फेज भी ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाद वाला फेज होता है ना, ल्यूटेल फेज, ये फिक्स होता है हर फीमेल का। अगर मान लो ये 13 डेज है अप्रोक्स, क्योंकि भाई 14 से लेके 16 दिन तक के ये रहता है सेकेंडरी साइड। अगर इस बीच फर्टिलाइजेशन हो जाए ना, तो प्रेगनेंसी हो जाती है 14 से 16 डेज के बीच, क्योंकि इसी टाइम तो ओव्यूलेशन हो रहा ना, और ओव्यूलेशन के दौरान क्या निकलता है, सेकेंडरी साइड। अगर इस टाइम स्पर्म आगे से मिल गया ना, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रेगनेंसी का रूप ले लेगा। अगर एक बार प्रेगनेंसी होगी ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। अब 14 से 16 हो गया, ठीक है। हम कितनी मान के चल रहे हैं, लगभग 28 दिन की मान के चल रहे हैं। 28 से 29 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो ल्यूटियल वाला फेज होता है ना, हर फीमेल का फिक्स होता है, ये किसी भी फीमेल में अलग नहीं होता। तो ल्यूटियल फेज हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, ये कभी भी अलग नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहानी थी सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एक बार इसे एनसीईआरटी से रीड कर लेना, वैसे मैंने कवर करा दी इसकी सारी लाइन, फिर भी एक बार एनसीईआरटी से रीड करके और इसके PYQ कर लेना, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ठीक है।